व्हाट इफ के एपिसोड्स आते ही जा रहे हैं रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर ईस्टर एग्स अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। कम हो छोड़ नहीं पा रहा हूं मैं। चलिए जानते हैं क्या क्या ईस्टर एग्स है। एपिसोड 6, 7, 8। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 6 एक ऐसा एपिसोड है जहां आपको सबटाइटल्स ऑन करके देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारा एपिसोड नेटिव अमेरिकन में है या तो स्पेनिश में है, जो एक प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। ये इसलिए है क्योंकि इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ काहोरी शेप्ड द वर्ल्ड। काहोरी एक ओरिजिनल कैरेक्टर जिसका कॉमिक्स या फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ज्यादा ईस्टर एग्स नहीं मिलेंगे इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एसगार्ड का रैग्नारोक इवेंट जो थॉर रैग्नारोक में दिखाया गया था उसे ओडिन रोक नहीं पाया। थॉर रैग्नारोक मूवी के इवेंट के पहले भी ओडिन ने रैग्नारोक को रोका था, जो थॉर का ये लाइन क्लियर करता है, You're still alive. I thought my father killed you like 500,000 years ago. ये सीन उसी इवेंट को दर्शा रहा है इस एपिसोड में। यहाँ दिखाया जाता है कि टेसरैक्ट जो गूस के पेट के अंदर से अर्थ 616 में पहुंच गया था, पर इस दुनिया में एसगार्ड की बर्बादी के बाद बिल्कुल वकांडा के वाइब्रेनियम की तरह अर्थ में नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के पास पहुंच जाता है टेसरैक्ट, जिसके अंदर सोल स्टोन है। ये सीन वकांडा फॉरएवर की याद दिलाती है जहाँ नेमोर के तालुकन्स को पानी के अंदर वाइब्रेनियम की शक्ति मिली थी। यहाँ नेटिव लोगों को ये टेसरैक्ट की शक्ति पहुंचा देती है एक और दुनिया में, स्काई वर्ल्ड नाम की, जो भी एक ओरिजिनल दुनिया है। कॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया का। इन लोगों में शामिल है काहोरी, जिसे आवाज दी है नेटिव अमेरिकन एक्ट्रेस डेविड जेकब्स, जो एको में भी दिखने वाली है। क्या एको सीरीज में काहोरी का मेंशन होगा जो उसे MCU कैनन बनाएगी, देखना पड़ेगा। एनिमेशन कमाल का है इस एपिसोड में। एक्चुअली एनिमेशन स्टैंडर्ड इस पूरे सीजन टॉप नॉच रहा है। एपिसोड के अंत में जिस विलेनस क्वीन को दिखाया जाता है वो शायद क्वीन इजाबेला वन ऑफ कैस्टिले है, जिसने रियल लाइफ में क्रिस्टोफर कोलंबस को वॉयज के लिए फंडिंग दी थी, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। बाद में नेटिव अमेरिकन को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया व्हाइट्स के द्वारा। एपिसोड के आखिर में बेनेडिक्ट कम्बरबैच की आवाज में स्ट्रेंज सुप्रीम दिखता है। पिछले सीजन से वापस आते हुए वो काहोरी को ढूंढ रहा है, क्यों वो शायद दिखेगा एपिसोड 9 में, जिसका टाइटल है व्हाट इफ स्ट्रेंज सुप्रीम इंटरवीन्ड। एपिसोड 7 का टाइटल है व्हाट इफ हेला फाउंड द 10 रिंग्स, जहां एलिमेंट्स लिए गए हैं थॉर 1, थॉर रैग्नारोक और शैंग-ची लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स से। फेज 4 से एक और मूवी व्हाट इफ भी यूज की गई है फाइनली। एपिसोड शुरू होती है जेफरी रेड की आवाज के साथ एज द वॉचर, जहां दिखते हैं कुछ आइकोनोग्राफी हेला जिसे आवाज दी है केट ब्लैंचेट ने ही, और ओडिन के कॉन्क्वेस्ट के वैसे जैसे थॉर रैग्नारोक में एसगार्ड में ओडिन के छत में छुपा के रखा हुआ था। ये आइकोनोग्राफी जहां हेला और ओडिन का रिलेशनशिप एज फादर एंड डॉटर और कॉन्क्वेस्ट दिखा था। वॉचर अपनी नरेशन में मेंशन करता है फायर एंड ब्लड का, जो जॉर्ज R.R. मार्टिन के नॉवल का नाम है जिसपे गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज बनी है। उसी के बाद ओडिन का खून खराबा बंद करने का मन शुरू हो गया, तभी हेला करती है रिवॉल्ट। तब बिल्कुल थॉर रैग्नारोक की तरह ओडिन मियोनीर को तोड़ देता है, जो यहाँ हेला के पास होता है, थॉर के पास नहीं। उस फिल्म में ये कांड हेला ने किया था। और फिर ओडिन हेला को बंद नहीं करता, पर थॉर 1 की तरह एसगार्ड से बैनिश कर देता है जैसे उसने थॉर को किया था, और उसका मुकुट थॉर के म्योनीर की तरह छीन लेता है और मंत्र फूंक देता है कि जब हेला वर्दी होगी तभी मिलेगा उसको ये मुकुट जो उसके पावर का सोर्स है। मिडगार्ड यानी कि अर्थ में हेला मिलती है शांग-ची के पिता वेनवू से, जिसके हाथों में 10-10 चूड़ियां हैं यानी 10 रिंग्स, और वो उसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता है। हालांकि आवाज देने के लिए टोनी यंग वापस नहीं आए, आवाज दिया है फियोडोर चिन ने। हेला अपने सर की तरफ ये इशारा करती है जो उसने थॉर रैग्नारोक में भी किया था, जिससे उसका क्राउन प्रकट हो जाता है, पर यह हुआ नहीं क्योंकि पापा ने पनिशमेंट दी है। हेला पर पड़ता है एक जोरदार पंच, जैसे उसके भाई लोकी पर पड़ा था लोकी सीजन 1 में। इस क्लिप में एक शॉट मिलता है जहां हेला बारिश में अपने मुकुट उठाने की कोशिश करती है। वैसा ही कुछ थॉर 1 में भी दिखा था। फील्ड के बीच में थॉर अपना म्योनीर उठाने की कोशिश कर रहा था बारिश में, जब हॉकाय उस पर तीर टांगे हुए था। हेला वेनवू के अड्डे से छतों पर जंप करके निकल जाती है, जो आइकॉनिक फिल्म क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन के इस सीन पर ट्रिब्यूट हो सकता है। शांग-ची का क्रिएचर मॉरिस के दर्शन होते हैं, जिसका शरीर एक बिना सर के सूअर की तरह है जिसके पास विंग्स है। वो हेला को ले जाता है बिल्कुल शांग-ची मूवी की तरह जंगल की तरफ। इस जंगल के पीछे है तालो, जो दिखता है इस एपिसोड में। हेला थालो में मिलती है जियाई नाम के किरदार से, जिसने उसी तरह के ग्रीन कपड़े और मास्क पहने हैं जैसे शांग-ची की माँ जियांग ली ने पहना था जब वो पहली बार वेनवू से मिली थी फिल्म में। और शांग-ची का ड्रैगन भी दिखता है जिसका नाम है प्रोटेक्टर ऑफ तालो, जो शांग-ची के आखिरी पलों में दिखा था। यहाँ हेला अपनी सौतेली माँ फ्रिगा का मेंशन करती है, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, और एक फ्लैशबैक सीन में दिखता है उसका पेट वुल्फ फेनरिस वुल्फ, जो थॉर रैग्नारोक में भी दिखा था। इड्रिस एल्वा की आवाज भी सुनाई देती है 2 सीन के लिए एज हाइमडल। एक बहुत ही कूल एक्शन क्लाइमैक्स में हेला और वेनवू
लड़ते हैं ओडिन के खिलाफ, जो इस एपिसोड का विलन निकलता है। इस फाइट के दौरान ही ओडिन के अस्त्र का नाम भी मालूम पड़ता है, जो है गंगनीर। एपिसोड के अंत तक हेला व्हाइट हेला बन जाती है, यानी ओवर पावरफुल बन जाती है, पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर निकलती है। ओडिन के सिंहासन ले लेती है वो, और कॉस्मोस में पीस नियुक्त करने निकल पड़ती है, जिसमें उसका साथ देता है वेनवू। वो लोग टारगेट करते हैं थैनोस को। इस एपिसोड के आखिरी सीन में जब वो गमोरा के घर को बर्बाद कर रहा होता है, इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था, यानी अब हेला रोकेगी थैनोस को इस दुनिया में। एपिसोड 8, जिसका टाइटल है व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602, जो इंस्पायर्ड है नील गेमन द्वारा लिखी कॉमिक बुक रन मार्वल 1602 से, जो था एक 8 पार्ट सीरीज। ये कॉमिक बुक कहानी एक ऐसी टाइमलाइन में चल रही है जहां मार्वल सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं एक एलिजाबेथन एरा में, पर ये दुनिया डिस्ट्रक्शन फेस कर रही थी, जहां हीरोज को लड़ना होगा इसको बचाने के लिए। एपिसोड की शुरुआत होती है शेक्सपियर के फेमस ड्रामा हैमलेट नॉर्ड में। उसी प्ले फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी के साथ लोकी आवाज दिया है टॉम हिडलस्टन ने। दिखता है कंकाल के साथ, जिसे कहा जाता है यूरिक। ये कंकाल वाला एलिमेंट विशाल भारद्वाज के हैमलेट एडेप्टेशन हाइदर में भी दिखा था। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हेला, थॉर और लोकी हम साथ साथ है कि परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। हेला रानी है, थॉर आवाज क्रिस हेम्सवर्थ की उसके साथ है, और लोकी को रैग्नारॉक के मैट डेमन के किरदार की तरह उनके साथ इस राजघराने में शामिल है हैप्पी होगन आवाज जॉन फेवरो की, और 2 किरदार जिनको एपिसोड 5 के आखिरी पलों में दिखा गया था, वांडा आवाज एलिजाबेथ ओल्सन की और सर फ्यूरी सैमुअल जैक्सन की आवाज भी इसी दुनिया में शामिल है। यानी कि पेगी कार्टर को इसी दुनिया में लाया गया था, ताकि जैसे नील गेमन की कॉमिक्स में एक इनविजिबल फोर्स ये दुनिया खत्म कर रही थी, यहाँ भी एक पोर्टल खुलता है जो लोगों को निकल जाती है, जैसे हेला को निकल गई यहाँ पर पहले ही सीन में। पेगी थॉर के लोगों से छुप रही थी, तभी वॉचर स्पाइडरमैन नो वे होम की टाइटल का रेफरेंस देता है, जो एप्ट है कंसीडरिंग ये एमसीयू की पहली मल्टीवर्स स्टोरी थी जहां दूसरी दुनिया से लोग 616 में फंस गए थे। पेगी वॉचर को सुन पाती है, जो उसे स्ट्रेंज, सुप्रीम, अल्ट्रॉन और ग्रूट की श्रेणी में शामिल करते हैं, जो भी वॉचर को सुन पाते हैं। पेगी कहती है 21st सेंचुरी 1602 के साथ जुड़ गई है, टू बी एग्जैक्ट 2018 के साथ 1602 मैश हो गया है, इसीलिए एमसीयू के कई सुपर हीरोज यहाँ पे फंस गए हैं और इस दुनिया में, इसीलिए ये पोर्टल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसका मेन कल्प्रिट एक फोररनर है जो पहली बार यहाँ आया था। ये फोररनर कॉन्सेप्ट एक्चुअली उस नील गेमन कॉमिक बुक रन से ही लिया गया है। इस दुनिया के जगहों का नाम भी एमसीयू के किरदारों से ली गई है, जिनमें शामिल है नेबुलास लेबोरेटरी, आइल ऑफ ईगो, ग्रूट ग्रोव्स, टोनी स्टार्क जो इस दुनिया में क्रेजी गरीब इन्वेंटर है, आवाज मिक विंगरेट की। उसके इस स्लैब में दिखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, जैसे टोनी अपना आयरन मैन सूट बना रहा है विद विंग्स। थॉर का म्योनिर स्टार दिखता है, जो इस सीन पर रेफरेंस भी हो सकता है, जहाँ टोनी के लैब में कोल्सन को कैप का आधा शील्ड मिलता है विद स्टार। आयरन मैन के कुछ हेलमेट दिखते हैं, जिसमें शामिल है उसका मार्क 1 हेलमेट भी। एक और हैमर दिखता है वहां पर बिना स्टार के, और ये वही हैमर हो सकता है जिसे लोकी ने खो दिया था इस एपिसोड में। I have misplaced it. पेगी आर्क रिएक्टर का मेंशन करती है फिल्मों में आयरन मैन के पावर्स का सोर्स, और पेगी कहती है Flux capacitor. जो एक बैक टू द फ्यूचर रेफरेंस है, Flux capacitor. आइकॉनिक 1985 टू 1990 प्रचलित फिल्म फ्रेंचाइज है ये। स्टार्क पेगी डिसाइड करते हैं कि उनको थॉर का सेप्टर चुराना पड़ेगा। नॉर्मली एमसीयू वाले सेप्टर में सोल स्टोन रहता है, पर इस वाले में टाइम स्टोन है, तो चोरी करने के लिए उनको चाहिए क्या? Well then, sounds like you need a thief to help you steal it. जो निकलता है स्टीव रॉजर्स, जो इस दुनिया का रॉबिन हुड है या फिर रॉजर्स हुड, आवाज दे रहे हैं जॉश कीटन, और इस टीम में उसके साथ बकी बार्न्स आवाज सेबेस्टियन स्टैन की, और एंटमैन एके स्कॉट लैंग आवाज पॉल रड की व्हाट इफ में पहली बार आवाज देते हुए शामिल है, बिल्कुल सिविल वॉर की तरह जहां वो कैप्टन अमेरिका की टीम का पार्ट थे। थॉर के आर्मी ने पहने हुए है एंटमैन फिल्मों से येलो जैकेट सूट। करती है रॉजर हुड और टीम विद पेगी पर अटैक। एंटमैन बकी की बंदूक पर चढ़ के अटैक करता है, जो सिविल वॉर के इस सीन पर नॉड है जहां हॉकाई की तीर पर एंटमैन चढ़ा हुआ था। रॉजर्स बकी को कहता है कि वो हैप्पी को गुस्सा ना दिलाए, क्योंकि एपिसोड 3 थ्रोबैक में इस वाले हैप्पी के अंदर भी एक पर्पल मॉन्स्टर है जो गुस्सा दिलाए जाने पर भड़क उठता है। फाइनली थॉर 1 से डिस्ट्रॉयर दिखता है जो आग उगलता है। जेल के अंदर पेगी और वॉचर के बीच कन्वर्सेशन में टाइटल का रेफरेंस What if, what if, what if? होता है 1998 फिल्म लियोनार्डो डिकैप्रियो स्टारर मैन इन द आयरन मास्क पर रेफरेंस देते हुए दिखता है ब्रूस बैनर एक बड़े लोहे के शील्ड के अंदर बंद, आवाज मार्क रफलो की। पर एक बार हल्को गुस्सा आ जाए तो कौन रोकेगा उसको। स्टार्क के अल्कोहलिज्म पर फिर से नॉड मिलता है जो आयरन मैन 2 में भी दिखा था। Why do you hate music so much? ये एंटमैन का लाइन एक्चुअली बकी के इस एलिमेंट पर रेफरेंस हो सकता है, जहां बकी को हाइड्रा इस मंत्र के थ्रू कंट्रोल करती थी। थॉर के वर्दीनेस पर रेफरेंस है, जो हमेशा से इसकी प्रॉब्लम रही है। I'm still worthy. हल्क के एंट्री पेगी कहता है ये I guess that's the signal. जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर थ्रोबैक है, जहां उसने एंटमैन के बड़े होने पर कहा था यही डायलॉग। I guess that's the signal. एंटमैन करता है डांस मैकेब्रे का मेंशन। एक्चुअली एक डांस फॉर्म है जहां द डेड और जिंदा लोग डांस करते हैं। हल्क अपना Puny God.
गॉड रेफरेंस करता है और हल्क स्मैश भी कहता है दी बड़ा शेक्सपियरियन है। वाइब्रेनियम और ब्लैक पैंथर पर भी रेफरेंस होता है यहाँ पर, जो दर्शाता है कि इस दुनिया में वकांडा और उसका राजा शामिल है, पर वो टिचाला है या टिचाका जो एपिसोड 2 में दिखा था वो पता नहीं। आखिर में मालूम पड़ता है कि रॉजर्स ही है फोररनर। इन्फिनिटी वॉर थ्रोबैक में दिखाया जाता है कि वकांडा में थैनोस से लड़ते लड़ते रॉजर्स टाइम स्टोन को छू लेता है और एवेंजर्स को अपने साथ यहाँ ले आता है। आखिर में रॉजर्स कहता है कि क्या है, हर दुनिया में पेगी और उसको अलग होना ही है, जो गलत है। एज एंड गेम के अंत में दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ जीते हैं, जो ओल्ड मैन रॉजर्स ने कंफर्म किया था। आप सबको आने वाले नए साल के लिए शुभकामनाएं। हैप्पी 2024 टू ऑल ऑफ यू। फिनाले का ब्रेकडाउन एक अलग वीडियो में दिखेगा। व्हाट इफ से रिलेटेड सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, और खो गए हम कहां का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।